नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टेट के लिए साइकोलॉजी के 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन यानी आपके 5 टॉपिक को हैंड रिटन नोट की मदद से कवर करवाया जा रहा है। ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपके एसपी टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से कम 4 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो छोटी रहेगी परंतु एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके 4 से 8 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएं। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक हैं। तो जो आपके फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक जो हैं वो आपके ईगो और सुपर ईगो हैं। इट का अर्थ है शोक, ईगो का अर्थ है रियलिटी और सुपर ईगो का मतलब है मोरालिटी। इट मतलब मनुष्य के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं उसे वो पूरा करेगा। मतलब मनुष्य के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं वो उसे हर हाल में इसमें पूरा ही करेगा। इट में ना तो समाज और ना ही नैतिकता को नहीं देखा जाता है। अब हम इट का एक उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण के लिए किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वे उस पैसे को उस उसे नहीं दे रहा है तो वे उसे उन पैसों को वे चुरा के भी उन पैसों को ले आएगा। तो ये एक इट का एक उदाहरण है। वो उस पैसों को चुरा कर वे अपने अंदर में जो उस पैसे को चुरा कर वे अपने आप में वो सुख प्राप्त करना चाहता है कि हाँ मैंने ये पैसे चुरा लिए हैं, वो उसे सुख प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा है आपका ईगो। ईगो का अर्थ है कि इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि करता है। इसमें क्या पूछ दिया गया है कि ईगो जो है इसमें मनुष्य की जो भी उसकी आवश्यकता है और जो इच्छाएं जो हैं उसकी जो संतुष्टि करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और उसको जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करता है। थर्ड पे रखा है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ये समाज और नैतिक सूत्रों पर ध्यान काम करता है। जो आपका इड जो था वो इड जो है वो आपका समाज और नैतिकता को नहीं देखता है और जो आपका सुपर ईगो जो है ये आपका समाज और नैतिक के सूत्रों को ध्यान में रखता है। अब बात आई है आपकी सिगमंड फ्राइड की। तो सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया है जिन्होंने मन को 3 भागों में बांटा है। कॉन्शियस माइंड जो जिसे चेतन मन भी कहा जाता है ये 10% होता है। सब कॉन्शियस माइंड जिसे अर्धचेतन मन भी कहा जाता है और अनकॉन्शियस माइंड ये आपका 90% होता है। कॉन्शियस माइंड की बात करें या चेतन मन जो होते हैं जो आपके मन में प्रेजेंट के साथ अपने विचारों को रिलेट करते हैं। जो आपके अभी मान लो कि अभी किसी की बात कर रहे हैं पास्ट में तो उसको अभी के उस पास्ट की बात को आप अपने प्रेजेंट में रिलेट करोगे तो उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और ये जो होता है ये आपका 10% रहता है। अब दूसरा आता है आपका सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब अर्धचेतन मन ये तुरंत याद नहीं होगा परंतु कुछ टाइम बाद याद हो जाता है। मतलब सब कॉन्शियस माइंड मतलब मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है अब या किसी घर में मतलब घर में कुछ चीज़ रखी है तो अभी आपको याद नहीं आ रही है। तो आपको कुछ टाइम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम करते करते उस चीज़ की आपको याद आ जाएगी कि हाँ कि वो चीज़ हमने वहाँ पर रखी है। तो उसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% होता है। इसमें ये बातें याद आती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं रहती। ठीक है।
जो इसमें क्या है कि अनकॉन्शियस माइंड में कि इसमें ये बातें याद रहती हैं जो हमें बातें याद रहती हैं, परंतु उसे हम याद करना चाहते हैं परंतु वे हमें याद नहीं आ रही हैं, तो उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉर्नडाइक की बात करें तो उन्होंने क्या क्या किया है, तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी आपका थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी आपका थॉर्नडाइक को माना जाता है। ऐसा थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक को माना जाता है। और संयोजनवाद का सिद्धांत ये भी आपका थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया है। प्रबलन दूसरा दे रखा है आपका सी एल द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, तो प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल के द्वारा बताया गया है। समीकरण का सिद्धांत सी एल के द्वारा बताया गया है। समाजीकरण का सिद्धांत सी एल के द्वारा बताया गया है। और चालक का सिद्धांत ये भी आपका सी एल के द्वारा बताया गया है। स्पीरमैन ने क्या दिया है, तो स्पीरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ये आपका स्पीरमैन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास एक प्रक्रिया है। विकास क्या है, ये एक निरंतर मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है। विकास की बात करें तो जब हमारे मेंटल सोशल और इमोशनल के पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। जो हमारे मन में समाज में और उसके इमोशनल के पक्ष में जो मेच्योरिटी आती है उसे हम विकास कहते हैं। विकास को हम दो प्रकार होते हैं, मतलब विकास के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जब मनुष्य का जब जन्म होता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक ये विकास होता रहता है। नेक्स्ट, अब हमने विकास के बारे में बात की तो हमें ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वृद्धि की बात करें तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जब हमारे मतलब शरीर में जो भी जैसे भार लंबाई चौड़ाई ये सभी जो हैं ये आपके ग्रोथ के प्रकार हैं। वृद्धि का स्वरूप बाहरी एक्सटर्नल होते हैं, मतलब वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाहरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे नेल होते हैं, तो नेल जब हमारे बड़े हो जाते हैं तो उसे हम काट देते हैं, तो ये भी एक ग्रोथ का कारण है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि जो होती है ये कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे हमारी लंबाई चौड़ाई और भार आदि। नेक्स्ट है आपके पास कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वे बालक क्या कहलाएगा, तो इसे हम प्रतिभाशाली कहेंगे। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये आपका 1916 में टर्मन ने दिया था। टर्मन ने इसे MA/CA/100 सूत्र दिया था। MA का अर्थ है मेंटल एज और CA का अर्थ है क्रॉनिकल एज। इसे हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंट कब होती है, ये आपकी 90 से 109 होती है। जड़ बुद्धि बुद्धि वाले स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो 25 से कम मतलब होते हैं। 25 से 49 मूड बुद्धि के लोग होते हैं। 60 से 69 के बच्चे मूर्ख बुद्धि के होते हैं। और 70 से 79 मन बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं। 80 से 89 आपके सामान्य बुद्धि से के नीचे होते हैं। और 90 से 109 सामान्य बुद्धि एवरेज के लोग होते हैं। और 110 से 119 ये सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। और 120 से 129 ये तीव्र बुद्धि के होते हैं। और 130 से 139 ये प्रखर बुद्धि के होते हैं। और 140 से अधिक प्रतिभाशाली या गिफ्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
सीखने के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो सीखने के नियम जो है ये आपका थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? तो ये करता है आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपकी बर्थ से 2 साल तक रहती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी 2 से 7 साल तक रहती है। तीसरी आ जाती है आपकी कंक्रीट स्टेज, ये आपकी 7 से 11 साल तक रहती है। और पोस्ट कंक्रीट स्टेज ये आपकी 11 से अबव रहती है। सेंसरी मोटर की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है इसमें बच्चा 2 वर्ष की आयु का होता है। बच्चा जो होता है वो अपनी इंद्रियों मतलब आँखों से मतलब सीखता है। जो भी उसका वो अपने देखता है वह सीखता है। और जिससे वह अपनी इंद्रियों से अपने वातावरण को भी सीखता है। दूसरी आ जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें लैक ऑफ लॉजिक, इसमें बच्चा कभी भी दिमाग नहीं लगाता है। ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा कभी भी दिमाग नहीं लगाता है इसमें। तीसरी आ जाती है आपकी कंक्रीट स्टेज, ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इसमें बच्चा तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। इसमें रिलेशनशिप टर्म को समझने लगता है। मतलब बच्चा जो होता है इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो होता है रिलेशनशिप टर्म को समझने लगता है। इसमें समय, आकार, स्थान और दूरी को भी समझने लगता है कि मतलब मान लो कि इसमें बच्चे को मतलब समय का अभाव भी पता लग जाता है। उसमें आकार का भी, स्थान का, उसे कहाँ जाना है उसकी दूरी का भी पता लग जाता है। तीसरी आती है फोर्थ आती है आपकी पोस्ट कंक्रीट स्टेज। पोस्ट कंक्रीट स्टेज जो होती है ये इसे हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं। इसमें समस्या को हल किया जाता है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।